नमस्कार दोस्तों एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। ये बेसिकली सेकेंड फेज का आरओ का अंतिम टेस्ट पेपर है। इसके बाद जो है कल से जो है थर्ड फेज के टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो है यही सेकेंड फेज के ही 8 नंबर से टेस्ट पेपर जो है कन्वर्ट करके थर्ड फेज में कर दिए गए हैं। तो वहाँ से देखेंगे हम लोग जो है थर्ड फेज के टेस्ट पेपर। तो आज जो है सेकेंड फेज का अंतिम टेस्ट पेपर है 7वें नंबर का, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, और ये एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। इसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि उन्हें 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरा कथन है कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद जो है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो है सितंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण स्वतंत्रता से पहले की अंतरिम सरकार में जो है खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में जो है चुने गए थे और शपथ ली थी। लेकिन 1946 से 1949 तक उन्होंने भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की और संविधान को आकार देने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा वर्ष 1939 में पार्टी के भीतर ज़्यादा समर्थन नहीं मिलने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, और दूसरा कथन है कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर भी दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जिसे जो है SCF कहा जाता था, उसको जो है भारत में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए चलाने के लिए 1942 में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो है इस संगठन को स्थापित किया गया। और वहीं बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो अछूतों की कठिनाइयों को दूर करने और उनकी शिकायतों को सरकार के समक्ष रखने के लिए डॉक्टर जो है अम्बेडकर द्वारा गठित एक जो है केंद्रीय संस्था थी। तो ये भी उन्हीं के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। और 31 मार्च 1990 को बी.आर. अम्बेडकर को उनकी जो है मृत्यु के पश्चात जो है देखा जाए तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनके मृत्यु के काफ़ी समय पश्चात। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जो है व्हिटली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है श्रम से संबंधित था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि जो है रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जिसे जो है व्हिटली कमीशन भी कहा जाता है, व्हिटली कमीशन ऑन लेबर कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है 1929 में भारत में जो है औद्योगिक उपक्रमों और बागानों में श्रम की मौजूदा स्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था। और आयोग की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है जॉन हेनरी व्हिटली ने की थी, इसलिए इसका नाम जो है व्हिटली कमीशन रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ब्रिटिश भारत में रक्षा से संबंधित है। पहला ऑप्शन है फ्रेजर समिति, दूसरा है चैटफील्ड समिति, और तीसरा है बमिंगटन स्मिथ समिति। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है सही जवाब होगा केवल जो है दूसरा, चैटफील्ड समिति जो है रक्षा से संबंधित थी। और यह समिति जो है 1939 में गठित की गई थी। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रेजर समिति जो बनाई गई थी ये कृषि से संबंधित थी
और यह जो है बविंगटन स्मिथ समिति जो थी, यह जो है श्रम से संबंधित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, ब्रिटिश भारत के दौरान गठित जो है इस्लिंगटन कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यह आयोग 1912 में जो है सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड इस्लिंगटन थे और यह एक 10 सदस्यीय आयोग था और जिसमें जो है 3 भारतीय भी सम्मिलित किए गए थे, जिनको जो है उच्च सिविल सेवाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की भारतीय मांग की जांच करने और भारत में एक जो है परीक्षा आयोजित करने का काम दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें जो है दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए जो है जारी की गई थी। तो यहाँ पे पहला है कथन जो है गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह निर्धारित करना होना चाहिए कि जो है डोमिनियन स्थिति तक पहुँचा जाए या नहीं। और दूसरा कथन है कि सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सम्मेलन में जो है कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और तीसरा है कि राजनीतिक कैदियों के लिए समान माफ़ी। आपको बताना है कि कौन सी शर्तें जो है दिल्ली घोषणा पत्र के तहत जारी की गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है दूसरी और तीसरी जो शर्तें हैं ये जारी की गई, क्योंकि जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं है कि यह कब प्रभुत्व होना चाहिए, इस स्थिति को प्राप्त किया जाना था, लेकिन प्रभुत्व स्थिति के कार्यान्वयन के लिए एक संविधान तैयार करना और प्रभुत्व की स्थिति के मूल सिद्धांत को तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे पहला जो है गलत हो जाता है और दूसरा और तीसरा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा आगे बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन है कि एक डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और दूसरा कथन है कि नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाएगी। तीसरा कथन था कि भारत की रक्षा भारत के हाथ में होगी। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन जो है क्रिप्स मिशन का जो है तीसरा प्रस्ताव नहीं आगे बढ़ाया गया कि भारत की रक्षा भारत के हाथ में होगी। और यह जो है यहाँ पे देखा जाए तो मार्च 1942 में जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया। और जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स एक जो है वामपंथी हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता और ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे, जिन्होंने सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। और उनके मिशन के मुख्य प्रस्ताव यही थे कि जो है देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि जो है पहला था कि डोमिनियन स्टेट्स वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो है निकायों में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र होगा। इसके पश्चात जो है एक था कि जो है युद्ध की समाप्ति के बाद जो है नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बुलाई जाएगी। तो ये जो है दोनों कथन सही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस सभा के सदस्यों को जो है आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना जाएगा और आंशिक रूप से जो है रियासतों द्वारा नामित किया जाएगा। और यहाँ पे जो है कहा गया था कि जो है भारत की रक्षा जो है ब्रिटिश हाथों में रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बरकरार रहेंगी। तो यहाँ पे जो है ये वाला कथन गलत हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। मिंटो मार्ले सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन है कि भारतीयों को विधान परिषदों में भाग लेने की अनुमति दी गई। दूसरा कथन है कि मुसलमानों और दलित वर्गों के लिए
अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और जो है तीसरा कथन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को जो है नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो है दूसरा कथन गलत हो जाता है कि मुसलमानों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, क्योंकि जो है यहाँ पे ऐसा कोई भी जो है प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि जो है यहाँ पे कहा गया कि जो भारत में परिषदों की जो है गैर सरकारी जो है सदस्यता के लिए वैकल्पिक सिद्धांत को मान्यता दी जाएगी और भारतीयों को वर्ग और समुदाय के आधार पर विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा कहा गया कि केंद्रीय परिषद के चुनावों के लिए मुसलमानों ना कि दलितों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे दलित वर्ग आ गया है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी ये और ये सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 में हुआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कांग्रेस ने जो है अन्यायी सरकार के प्रति अहिंसक असहयोग की नीति को मंजूरी दी और पुष्टि की। दूसरा कथन है कि नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का जो है संविधान अपनाया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ, यह पहला सत्र नहीं था जिसकी मेजबानी नागपुर ने की थी। इससे पहले 1891 में भी जो है नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका था और पूर्ण सहयोग और बहिष्कार का आह्वान करने वाला एक प्रस्ताव जो वास्तव में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक युद्ध घोष था, ये नागपुर सत्र की ही पहचान बन गया, यानी नागपुर सत्र में ही ये अपनाया गया। और इसके अलावा जो है नागपुर अधिवेशन में देखा गया कि नए कांग्रेस संविधान को अपनाए जाने के लिए भी यादगार रहा और इस दौरान जो है नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस का अधिवेशन अपनाया गया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का 19 ज्ञापन शब्द निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र से संबंधित है? तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उससे संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है गवर्नर जनरल की जो है विधान परिषद के 19 जो है निर्वाचित सदस्यों ने एक ज्ञापन तैयार किया था, जिसे जो है 19 ज्ञापन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है प्रस्तावों का एक अलग से सेट शामिल था और इसे नवंबर 1916 में वायसराय को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और दूसरा कथन है कि गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया था, लेकिन कभी सम्मानित नहीं किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि जो है गांधी जी को कई बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। और जो है हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के पालन के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित एक दिन घोषित किया है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के प्रणेता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर, ना कि जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन महात्मा गांधी को 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में और 48 में 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, परंतु उन्हें कभी भी शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सुब्रमण्यम भारती निम्नलिखित में से किस साहित्यिक या पत्रकारिता कार्य से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे जो है पहला है स्वदेश मित्रण,
और दूसरा है कुइलपट्टू और तीसरा है पांचाली सफतम। तो यहाँ पे जो है तीनों ही सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो है उनकी जो है पहली कृति थी कन्ननपट्टू, और जो है कुइलपट्टू जो है 1912 में, और पांचाली सप्तम जो है 1912 में, और जो है तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तीनों ही उन्हीं की कृतियां हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉलेट एक्ट यानी अपराध अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक लोगों को हिरासत में रखने का अधिकार दिया। और दूसरा कथन है कि भगत सिंह और बी के दत्त ने अधिनियम के पारित होने के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और 1919 का जो है अराजक अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, न्यायमूर्ति रॉलेट के अधीन एक समिति की रिपोर्ट के बाद जो है ब्रिटिश भारत में लागू किया गया एक दमनकारी कानून था। और जो है इसके तहत जो है 2 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया। और इसके तहत जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के खिलाफ जो है केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बी के दत्त ने बम फेंक दिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है महात्मा अयंकाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वह एक समाज सुधारक थे जिन्होंने त्रावणकोर रियासत में वंचित लोगों की उन्नति के लिए काम किया। दूसरा कथन है कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अब बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन सही है कि वे एक समाज सुधारक थे और जो है उन्होंने जो है ब्रिटिश भारत की त्रावणकोर रियासत में वंचित अछूत लोगों की उन्नति के लिए काम किया। और उन्होंने जो है उन सामाजिक परंपराओं का खंडन किया जो समाज में निचली जातियों और अछूतों पर लागू होती थी, लेकिन जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द्विसाप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र जो है नेटिव ओपिनियन की स्थापना की? तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही है, विश्वनाथ नारायण मांडलिक ने जो है नेटिव ओपिनियन की स्थापना की, जो एक जो है द्विसाप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। और जो है विश्वनाथ नारायण जो है मंडलिक जो है एक प्रसिद्ध वकील थे, लेखक, और जो है हिंदू कानून के कानूनी विशेषज्ञ भी थे। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने जो है 1864 में जो है इस जो है समाचार पत्र की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है फराजी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आंदोलन की स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। और दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच जो है मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हो जाते हैं, क्योंकि जो है देखा जाए कि फराजी आंदोलन की स्थापना जो है 1818 में जो की गई थी, जिसे जो है इस्लामी विश्वास स्तंभों पर जोर देने के कारण जो है फराजी आंदोलन कहा गया। और इसकी स्थापना जो है आपने देख ही रखा है, इसमें दे रखा है कि हाजी शरीयतुल्लाह ने की। और जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों के बीच जो है मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। इसके अलावा देखा जाए कि हाजी के जो बेटे थे दुदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 से यह जो है आंदोलन जो है क्रांतिकारी हो गया। और उन्होंने आंदोलन को गांव से लेकर प्रांतीय स्तर तक, हर स्तर तक जो है एक खलीफा के साथ एक संगठनात्मक प्रणाली के रूप में कार्य किया और इस आंदोलन को घर घर तक फैलाया भी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ओलकोट के नेतृत्व में ये आंदोलन संचालित किया गया। और दूसरा कथन है कि जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट के तहत जो है समाज का यह मानना था कि व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 18 है। हमारी स्थिति यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में होना चाहिए, बल्कि यह है कि विश्व के सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा वर्णित किया गया था। तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन ने यह कथन कहा था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित संस्थापक है। तो धर्म सभा दे रखा है। यहाँ पे जो है पहला कथन सही है कि धर्म सभा की स्थापना जो है राजा राधाकांत देव द्वारा की गई थी और इनके नेतृत्व में जो है रूढ़िवादी हिंदू ने ब्रह्म समाज के प्रचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से जो है धर्म सभा का गठन किया। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा देखा जाए तो जो है तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो है राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है भारत का ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना जो है केशव सेन और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने जो है 1866 में ब्रह्म समाज से अलग हो गए और उन्होंने भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ना कि राजा राम मोहन राय ने। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है आर्य महिला समाज। तो इसकी स्थापना जो है आर्य महिला समाज, जिसे जो है महिलाओं का आर्य समाज भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना जो है 1882 में पंडिता रमाबाई ने की थी, ना कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लाइफ ऑफ शिवाजी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह पुस्तक जो है ज्योतिराव फुले द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये जो है जाति से माली ज्योतिराव फुले जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक सिद्धांतों से काफ़ी जो है प्रभावित थे। उन्होंने जो है सामाजिक परिवर्तन के एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का समर्थन भी किया और उनके अनुसार जो है शिवाजी न केवल आगरा से निकले औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ लड़े थे, बल्कि हिंदू समाज के भीतर उसके वंशानुगत अभिजात वर्ग के अत्याचार के खिलाफ भी लड़े थे और उन्होंने इसके लिए लाइफ ऑफ शिवाजी पर एक पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य का प्रकाश पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे जो है यह पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया है। तो एक तरफ संगठन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित संस्थापक या अध्यक्ष दे रखे हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1916 में। और इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, तो नटेशा मुदलियार थे इसके स्थापनाकर्ता। और तो यहाँ पे जो है CN अन्नादुराई जो दे रखा है ये गलत हो जाता है। तो इसी को ही सही माना जाएगा, नहीं के लिए पूछा गया है। और बाकी जो है ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना जो है नारायण गुरु द्वारा किया गया था। ये केरल के बहुत जो है प्रसिद्ध जो है केरल के बहुत प्रसिद्ध जो है राजनीतिक परिदृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और सामाजिक धर्मों के बहुत जानकार थे। और डी ऑप्शन है कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। तो ये भी सही है, तो ये सही हो जाते हैं। और गलत के लिए पूछा गया था, तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी मॉडल मिला है? तो यहाँ पे जो है बनावली से जो है ये जो है मिला है, मिट्टी मॉडल मिला है, हल्का मिट्टी मॉडल मिला है। और बनवली जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहीं पर ही हल्का एक मिट्टी मॉडल मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस राजा ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे देखा जाए 24 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सिंह विष्णु ने ये उपाधि धारण की थी अवनी सिंह की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है सिंह विष्णु जो है सिंह वर्मन के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने जो है 1575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया था और सिंह विष्णु ने ही जो है अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। रस रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन ने की थी। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रकूट लगातार किन शासकों के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे? तो राष्ट्रकूट जो है लगातार पल्लवों और मदुरई के पांड्य और जो है चालुक्यों के खिलाफ लड़ाई में लगातार शामिल थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि जो है इन सभी के साथ शामिल थे, क्योंकि जो है शाही राष्ट्रकूटों के परिवार का दावा था कि वे महाभारत काल के यदु परिवार के वंशज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। दंती दुर्ग कीर्तिवर्मन द्वितीय का सामंत था और दंती दुर्ग जो है 733 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उन्होंने 733 ईस्वी से जो है 756 ईस्वी तक जो है शासन किया। इस दौरान उसने जो है चालुक्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से पुलकेशिन प्रथम का शासन काल क्या था? तो यहाँ पे जो है यह जो है चालुक्य वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा था और इसका शासनकाल 535 से 566 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसने जो है वतापी या जो है बादामी में जो है राजधानी के साथ राज्य की स्थापना करी और साथ ही राज्य में जो है अश्वमेघ यज्ञ जैसे अनेक जो है यज्ञ भी करवाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने मदुरई पर कब्जा किया और जो है मधुरांतक और जो है मदुरई कोंडा की उपाधि धारण करी? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है 29 का बी ऑप्शन, परांतका प्रथम ने जो है ये उपाधि धारण की थी। और जो है परांतक प्रथम जो है आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद जो है चोल राजवंश की गद्दी पर बैठा और उसने जो है पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण कर जो है पांड्यों की राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लिया और जो है खुद को जो है मधुरांतक की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ है कि मदुरई को नष्ट करने वाला, और मदुरई कोंडा जिसका अर्थ है मदुरई पर कब्जा करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर पूर्वी भारत पर नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए सरुतरु एक जो है नवपाषाणिक स्थल है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जो असम के जो है कामरूप जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है सफ़ेद होता है, जो सूर्य की रोशनी पड़ने पर जो है सिल्वर से धूसर हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भोजन के बासी होने पर कौन सी चीज़ बदल जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है 32 का सही जवाब है कि जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे जो है बासी हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्षार लिटमस पेपर को निम्नलिखित में से किस रंग में बदलते हैं? तो यहाँ पे क्षार जो है लिटमस पेपर को लाल से नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि जो है अम्ल जो है लिटमस पेपर को नीले से लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार नहीं है? तो यहाँ पे जो है हीरा जो है कोई चमकदार धातु नहीं है, इसकी अपनी कोई चमक नहीं है, यह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए 35 का, पारा को छोड़कर सभी धातुएं जो है कमरे के तापमान पर जो है ठोस होती हैं। ये कमरे के तापमान पर जो है तरल रूप में होती हैं क्योंकि इनका गलनांक कम होता है। तो यहाँ पे जो है पारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक जो है प्रतिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और हवा और पानी के साथ तेजी से क्रिया करती है और उनकी क्रिया में बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रतिक्रियाशील धातु नहीं है? तो यहाँ पे जो है प्रतिक्रियाशील जो है नहीं है, सोना नहीं है यहाँ पे प्रतिक्रियाशील जो है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है यहाँ पे देखा जाए आवर्त सारणी में सोना जो है नोबल मेटल है जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय है और जो है प्राकृतिक या औद्योगिक वातावरण में इसमें जंग नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है सोना वातावरण में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और यह धातु जो है विकृत भी नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी की सतह पर जल के निम्नलिखित भंडारों को उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए ग्रही जल लगभग जो है कितना प्रतिशत है? 71% है। तो यहाँ पे जो है ग्लेशियर है ऑप्शन में, महासागर है, झीलें हैं, नदियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे महासागर में जो है महासागर है, दूसरे में ग्लेशियर है, तीसरे में झील है और चौथे में नदियां हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, राखा खदाने, चपरी सिद्धेश्वर खदाने और मलांज खंड खदाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है भारत की जो है तांबे की खदानें हैं और ये जो है खदानें जो है दो खदानें जो है राखा खदान और चपरी सिद्धेश्वर खदान जो है झारखंड में तांबे की खदानें हैं और जो है मलाज खंड खदान जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गन्ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि लगभग 80% चीनी जो है गन्ने से प्राप्त होती है और दूसरा कथन है कि भारत के उपोष्ण कटिबंधीय राज्यों की गन्ना उत्पादकता जो है उष्ण कटिबंधीय राज्यों की तुलना में अधिक है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए केवल पहला कथन सही है कि जो है लगभग 80% चीनी जो है गन्ने से प्राप्त होती है और जो है क्योंकि देखा जाता है कि गन्ना एक जो है उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है, और दुनिया भर में इसे नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब पहला होगा। हालांकि जो है बाकी के 20% के लिए बात कर लेते हैं तो 20% जो है चुकंदर से प्राप्त होती है जो है चीनी, 80% जो है गन्ने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सीसा खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि सीसे का मुख्य अयस्क जो है गैलेना है और यह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा कथन है कि राजस्थान का जावर क्षेत्र जो है सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, केवल दूसरा, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाता है कि सीसा का जो है मुख्य अयस्क जो है गैलेना है और जो है ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की जो है तलछटी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो है खनिज की उपलब्धता और विविधता की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे समृद्ध राज्य है और लगभग जो है 57 विभिन्न खनिजों का उत्पादन करने वाला
एकमात्र राज्य है। और राजस्थान जो है सीसा और जस्ता अयस्कों और सेलेनाइट और जो है और भी काफ़ी अयस्कों के लिए एकमात्र जो है उत्पादक राज्य है। और राजस्थान का जावर क्षेत्र जो उदयपुर में पड़ता है सीसा उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही होगा, पहला गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये जो है जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई, बी ऑप्शन सही है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और यह बैठक जो है साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि एंथ्रेसाइट कोयला जो है केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो ये जो है कथन सही है। दूसरा है कि लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है, तो जो है इसको वेट करते हैं। और तीसरा है कि ओडिशा के पास देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह कुल कोयला भंडार का 24% से अधिक स्थान रखता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें जो है 80 से 95% कार्बन पाई जाती है। यह नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है और इसकी ऊष्मा मान जो है उच्चतम होती है। यह जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला सही हो गया। और दूसरा है कथन जो है कि लिग्नाइट जो है अक्सर भूरे रंग का होता है, इसमें जो है 40 से 55% तक जो है कार्बन की मात्रा होती है। और यह एक मध्यमवर्ती चरण है जो लकड़ी के पदार्थ के कोयले में परिवर्तन के दौरान पाया जाता है और इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जलाने पर धुआं निकलता है। यह राजस्थान, लखीमपुर जो असम में पड़ता है और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है, सही के लिए पूछा था, अधिक होती है, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो है तीसरा कथन भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ का विचार लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा बात की जाए तो समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से इत्यादि लिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राजभाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 17वां भाग जो है अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 में जो है भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका 46 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 50, जिसमें जो है ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है, प्रावधान किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है। तो यहाँ पे प्रावधान के लिए पूछा गया है, ना कि फोरम के लिए। तो यहाँ पे जो है प्रावधान है कि सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए राज्यपाल होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है।
यह प्रावधान अनुच्छेद 153 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 भाग 4A में शामिल है, जिसे जो है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये जो है 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान किए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसे 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 53 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। और निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का मूल भाग है, जो नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 323 ये है प्रावधान करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से संसद को बुलाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को संसद बुलाने का अधिकार है। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो यह जो है मौलिक अधिकारों के उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग जो है 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यह अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है, सिर्फ मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया है? तो संघवाद को कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो 6वीं अनुसूची में का विषय है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का जो है प्रशासन शामिल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है कि जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान हो। यह जो है 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है और राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो ये इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 में मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि प्रतिबंधों का जो है अभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। बुनियादी संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में विकसित किया गया था? तो यह जो है केशवानंद भारती मामले में विकसित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यहाँ पे जो है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत को नहीं बदल सकती। इसके अलावा एक दूसरा केस आया, गोलकनाथ केस, जो 1967 में आया। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है कि जो है कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं? तो यहाँ पे जो है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 270 में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, दंड प्रक्रिया संहिता भारत में कब से प्रभावी हुई? तो यह जो है सीआरपीसी जो है 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुई और इसे 1973 में अधिनियमित किया गया। और इसके अलावा जो है दंड प्रक्रिया संहिता जो है भारत में मूल आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रिया का मुख्य कानून है। इसकी जो है प्रकृति मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार देता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 167, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस संविधान से जो है अत्यधिक प्रभावित है? यह आपको बताना है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस संविधान से अत्यधिक प्रभावित है? तो यहाँ पे देखा जाए यह जो है जापान से ज़्यादा प्रभावित है। बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है जापानी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि जो है यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे जो है राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे देखा जाए इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा? संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारत में पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो इसका प्रयोग जो है 1982 में किया गया था और ईवीएम को जो है 1980 में चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से डिजाइन किया गया था और इसका पहली बार प्रयोग 1982 में केरल के उत्तरी परऊर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए कि इसकी स्थापना जो है देखा जाए कि भारतीय जो है प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना जो है सही नहीं है के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतुओं का एक संगठित सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पे जो है जो ये बोला गया है सही के लिए बोला गया है, ना कि तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल की किस परत में यूवी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन होता है? तो यहाँ पे जो है समताप मंडल में यानी जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। इसी में जो है ओजोन परत होती है और यह परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ऊर्जा की तीव्र हानिकारक रूप से पृथ्वी पर जीवन को कवच प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो यह जो है लगभग 33% है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, दुनिया के किन दो देशों में लगभग 57% बड़े बांध हैं?
तो ये जो है भारत और चीन में जो है लगभग 57% बड़े बांध है, और जो है यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से आवश्यक अधात्विक खनिज कौन सा है? आवश्यक अधात्विक खनिज जो है कोयला, मिट्टी, सीमेंट और सिलिका है। डी ऑप्शन सही है। और गैर धात्विक खनिजों में धातु या ईंधन उनके जो है स्रोत के रूप में नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, एकीकृत फसल प्रबंधन को निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे जो है फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग द्वारा और अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग करना, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी 3 खाद्य पौधों की प्रजातियां दुनिया की खाद्य ऊर्जा खपत की लगभग 60% आपूर्ति करती हैं? तो ये 3 प्रजातियां कौन सी हैं? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, गेहूं, जौ और मक्का। ये जो है, और ये तीनों ही जो है तीनों ही प्रजातियां जो है बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं इन तीनों के लिए? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है? तो यहाँ पे जो है सतही जल की दर को कम करना जो है टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है, क्योंकि जो है सतत जल प्रबंधन की भूमिका पानी की कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान आयोजित करना है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है विश्व की व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो यहाँ पे कोयला माना जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब है। 19वीं शताब्दी के आसपास कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा का जो है स्रोत था, लेकिन आज जो है तेल को व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। यह लगभग जो है 39% बनता है, और ऊर्जा खपत में कोयले का प्रतिशत जो है लगभग 24 ही रह गया है। तो यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कीजिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ना कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से जैव ईंधन में एल्कोहल के कौन से 2 रूप पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 2 रूप होते हैं, इथेनॉल और मेथेनॉल। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन, चीनी उद्योग का रेशेदार अपशिष्ट जो है बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है विश्व में संभावित स्रोत है, क्योंकि जो है जब गन्ने से रस निकाला जाता है उसके पश्चात जो है रेशेदार अपशिष्ट जो है एक उप उत्पाद के रूप में पाया जाता है। इसे जो है खोई भी कहा जाता है, जो बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू कौन सा है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए ऊर्जा चक्र है, पोषक चक्र है, खाद्य श्रृंखला है, तीनों ही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे जो है डेट्रीवोरस भी कहा जाता है? तो यहाँ पे डेट्रीवोरस को जो है डीकम्पोजर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। और डीकम्पोजर जो है छोटे जीवों का समूह है, जैसे बैक्टीरिया, कीड़े इत्यादि। यह मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल छोटे पदार्थों में तोड़ देता है, उसे ही डीकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 84 का देखा जाए तो वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन जो है पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, उसे जो है कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है। जैसे कि देखा जाए कि प्रजातियों की जो है विलुप्ति विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण होती है, जैसे वनों की कटाई होती है और आर्द्र भूमि को सुखाया जा रहा है इत्यादि के कारण जो है काफ़ी सारी जो है प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और कुछ प्रजातियों का उन्मूलन जो है पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, और ऐसी प्रजातियों को जो है कीस्टोन प्रजातियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
85 पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है मानवीय गतिविधियों के कारण जो है पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भूजल की कमी होती है, प्रजातियों का विलुप्त होना, वन क्षेत्र में कमी और भी बहुत कुछ पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने वाली गतिविधियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि कौन सी गतिविधि गलत है। तो यहाँ पे जो है उपर्युक्त में से कोई सी भी गलत नहीं है, क्योंकि जो गलत के लिए पूछा गया था तो ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है जानवरों और पौधों दोनों के ऊतकों का निर्माण खंड है। तो यहाँ पे जो है कार्बन जो है जानवरों और पौधों के ऊतकों का एक बुनियादी निर्माण खंड है, क्योंकि जो है कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है। तो ये जो है वनों की कटाई, पशु शिकार, खुदाई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा कि वनों की कटाई, क्योंकि जो है वनों की कटाई जो है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता है, और पेड़ पौधों को कम होने से ऑक्सीजन के स्तर पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए वनों की कटाई से वातावरण में मौजूद जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन पशुओं के शिकार और खुदाई से ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी कोई मानवीय जो है गतिविधि नहीं है मानी जाती जिससे जो है वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में आपस में जुड़ी श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं। तो खाद्य जाल बनाती हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का मूल हिस्सा है। यदि किसी मानवीय गतिविधि के कारण संपर्क टूट जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र की जो है विभिन्न प्रजातियों का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से दिए गए संशोधनों में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ पे जो है 24वां संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत जो है ये 1971 में हुआ था, 5 नवंबर 1971 को यह अस्तित्व में आया था, और इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर जो है सहमति देना अनिवार्य कर दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बाह्य हिमालय को जो है शिवालिक कहा जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। हिमालय को जो है उसकी ऊंचाई के आधार पर 3 अलग अलग खंडों में बांटा गया है। पहला देखते हैं, प्रथम खंड है कि हिमाद्री यानी बृहद हिमालय, इसको बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर से अधिक है। दूसरा खंड है हिमाचल, इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, और इसके तहत जो है भारतीय शहर काफ़ी सारे आते हैं। भारतीय शहर इस श्रेणी में आते हैं, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल। लेकिन तीसरा खंड है जिसको शिवालिक कहा जाता है, और इसको जो है देखा जाए बाह्य हिमालय की जो है औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर है, और इसके तहत जो है भारतीय शहर आते हैं जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से भारत में एसोसिएशन का गठन है। कौन सा एसोसिएशन का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत है, जो एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से जो है पुजटा घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है देखा जाए सी ऑप्शन हंगरी में स्थित है, क्योंकि हंगेरियन पुजटा ग्रेट हंगेरियन जो है मैदान का एक जो है समशीतोष्ण घाट का मैदान है। यह मुख्य रूप से हंगरी के पूर्वी भाग में जो है टिस्जा नदी के आसपास जो है, साथ ही देश के पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रिया के जो है बर्गेनलैंड में स्थित है, और यह हंगरी का एक देश है जो मध्य यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94,
निम्नलिखित में से आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जो है यहाँ पे 94 में संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार जो है मानव गरिमा का एक अनिवार्य घटक है जो लोगों को संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है, और इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व यह है कि सभी लोगों के सुरक्षित जीवन के लिए यह अधिकार सभी के लिए आसान हो और उनके लिंग, जाति, जातीयता, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ऐसा कोई भेदभाव ना हो चिकित्सा सेवा प्रदान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर उद्योग में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने पर विचार किया जाता है? तो ये जो है आबिद हुसैन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है किया गया, और आबिद हुसैन को 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, चिलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है कर सुधारों से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से दिए गए उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग जो है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, हेमोसाइटोमीटर का उपयोग जो है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। लुईस चार्ल्स मालासेज ने जो है हेमोसाइटोमीटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग जो है अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, और इसका सूत्र होता है Al2SO4। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। यह एक जो है रासायनिक एजेंट है जिसका उपयोग विशेष रूप से जल शुद्धिकरण, बगीचे की मिट्टी के पीएच जो है विनियमन और जो है अपशिष्ट जल उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति क्या है? तो यहाँ पे जो है इसकी प्रेरक शक्ति जो है सौर ऊर्जा है। सी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है सौर ऊर्जा से तात्पर्य यह होता है कि ऊष्मा और सूर्य के बीच जो है ऊष्मा और सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्मित ऊर्जा से इसका जो है मतलब होता है, और जब सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है? तो यहाँ पे सही जवाब है कालाजार। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, सामंत शब्द आमतौर पर भारत के मध्यकालीन इतिहास में किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सामंत शब्द जो है जमींदारों को कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से दिए गए सिक्कों में से किस सिक्के को प्राचीन साहित्य में जो है कारसापड़ के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है 102 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पंचमार्क सिक्कों को जाना जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है? तो इसका पाचन जो है मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन जो है मुंह में चबाने से शुरू होता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहला जो है कौर खाने से पहले ही मुंह में पाचन शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को सूंघते हैं, देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे मुंह से लार निकलने लगती है। जब हम अपना जो है पहला निवाला लेते हैं तो ये लार भोजन के साथ मिलकर उसे तोड़ने में मदद करती है ताकि हमारा शरीर इसे अवशोषित कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, जब धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, बर्नी शब्द का तात्पर्य कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पे जो है बर्नी शब्द का जो है तात्पर्य है वर्षा आधारित खेती से है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस घाटी को भारत का जो है ग्रांड सैन या भारत का जो है एरिजोना कहा जाता है? तो इसे जो है गंडीकोटा घाटी को कहा जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है पिंडार नदी द्वारा
एर्रामाला पहाड़ियों को काटकर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो यहाँ पे जो है विटामिन बी है सही जवाब। और विटामिन शब्द की जो है खोज जो है 1911 में सी फंक द्वारा इसका जो है खोज किया गया। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन जीवाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या लाभांश का क्या मतलब है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, किसी जनसंख्या की युवा आयु संरचना से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? केवल जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका जो है विवरण जिले की बीपीएल परिवार सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, टिपिन कश्मीरची नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जो है मनोज सिन्हा है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है नहीं, इसमें जो है भारत के जो है कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जो है इस पुस्तक का विमोचन किया। और इसके जो लेखक हैं अरुण कर्मकार है इसके लेखक, और इन्होंने कश्मीर के बारे में शोध किए गए तथ्यों को इसमें शामिल किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे जो है इसके लेखक जो है श्री ऋषिराज हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नई दिल्ली में इसको जो है प्रकाशित भी किया और विमोचन किया, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य में है? तो दमन और द्वीप में सबसे कम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए बी सही सुमिलित नहीं है कि सिंगरौली सुपर ताप जो है विस्तार परियोजना कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले के शक्ति नगर में स्थित है। यह जो है एनटीपीसी का पहला और सबसे पुराना विद्युत संयंत्र है, ना कि बनारस में। तो कहाँ पर है? जो है सोनभद्र में। बाकी जो है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में, टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर, रिहंद ताप विद्युत केंद्र जो है सोनभद्र, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? तो इसकी जो है स्थापना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 12 तहसील में जो है स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह जो है बिजली संयंत्र का स्वामित्व जो है संचालन और स्वामित्व जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर को जो है नगर महोदय श्री कहा जाता था? तो यहाँ पे सही जवाब है कन्नौज नगर को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से भोंटा, माण, पड़ुआ और राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर पाई जाती हैं? ये आपको बताना है। तो ये मिट्टियाँ जो है बुंदेलखंडी मृदा हैं। तो यहाँ पे जो है और इस क्षेत्र में जो है इसको जो है दक्षिणी पठार की मिट्टियों के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पर्वतीय और पठारी ढालों पर पाई जाती हैं। और देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो है ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण जो है यहाँ पे चना, गेहूँ, तिलहनी फसलें और जो है तिलहनी फसलें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, विश्व बैंक ने भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए
कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो है 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय जो है फ्लोरेंस नाइटिंग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किए। यह पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो यह पुरस्कार जो है नर्सों के उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और वर्ष 1973 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया। यहाँ पे ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस सुविधा के तहत जो है एक भंडार के रूप में कार्य कर रही है यह सुविधा, जहां जो है मृतदाता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, जिसका उपयोग जो है जलने के उपचार में किया जा सकता है। मृतदाता मृत्यु के 6 घंटे के भीतर अपनी त्वचा दान कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे जो है भारत जो है 127वें पायदान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे जो है डॉक्टर टेड्रोस को जो है यहाँ पे सम्मानित किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। ये सम्मान जो है डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच जो है ओलंपिक खेलों जो टोक्यो 2020 में हुए थे उनको संभव बनाने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। IOC और WHO ने मिलकर हाल ही में लेट्स मूव अभियान की शुरुआत की है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है यह अभियान जो है शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर केंद्रित है और नियमित जो है व्यायाम के लाभों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला विश्व का पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बना है? तो यह जो है पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और वहाँ के कप्तान हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। इस मामले में उन्होंने जो है कुवैत के जो है बादर अल मुतावा के जो है 196 मैचों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन ने ये शुरुआत की है 19 जून 2023 को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। 126 नंबर क्वेश्चन का भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया? तो यह जो है 1937 में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो है सलमान रुश्दी को चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1968 में की गई। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह जो है मंगोलिया में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130।
संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने खुले समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि को कब अपनाया? तो इन्होंने अपनी पहली संधि को जो है 20 जून 2023 को अपनाया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसके तहत 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है और इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। 4 और 12 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तो 4 और 12 का तीसरा समानुपाती 4:12 समानुपाती 12:x। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो होगा 4 गुणे x इक्वल टू 12 गुणे 12। तो x इक्वल टू क्या होगा? 12 गुणे 12 बटे 4, 36 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। यदि किसी संख्या के 89% में 89 घटाने पर शेषफल जो है 89 ही आता है तो वह संख्या क्या होगी? तो x गुणे 89 बटे 100 माइनस 89 इक्वल टू 89। अब इसको सॉल्व करें तो x गुणे 89 अपॉन 100 इक्वल टू 89 प्लस 89। तो x इक्वल टू 178 गुणे 100 अपॉन 89 इक्वल टू 200। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन है ए। तो ये जो है लड़की हो गई और बी जो है भाई हो गया। सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी के साथ ए का क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे पुत्री होगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। बाद में पता लगा कि एक छात्र का प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया है। ज्ञात करें कि शुरू में औसत क्या था? तो 100 छात्रों का जो है प्राप्तांकों का योग क्या होगा? 100 गुणे 40। और 100 छात्रों की प्राप्तांकों का सही योग क्या होगा? तो 4000 माइनस 83 प्लस 53 तो आया 3970। तो सही जो है औसत क्या होगा? 70/100 तो 39.7। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन 10 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत हो रहा है तो सही समय क्या होगा? बताइए सही समय क्या होगा? 2:30 होगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। यदि 15,789 को लिखा जाए इस भाषा में और 2346 को इस भाषा में तो जो है 23,549 को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे जो है उसको जो है इस भाषा में लिखा जाएगा। ये ऑप्शन सही है। अगला है 138 नंबर। तो 138 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन सही है। 139 श्रेणी दे रखी है तो अगला जो है अगले में देखें तो इसमें जो है डी हो जाएगा सही, क्योंकि जो है जो आता जा रहा है उसको 11 से गुणा करते जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित बॉक्स में लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे देखा जाए अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 17 और 9 कितना होगा? 26, 5, 31 और इनको प्लस करें तो 21 और 7, 3, 10 और 21, 31
और यहाँ पे प्लस करें तो जो है 16 और 15 कितना हो जाएगा 31। यहाँ पे अब प्लस करें तो कितना आ जाएगा 19 6 25, 25 25, 19 6 25, अब 25 और 6 ही चाहिए ना 31। तो यहाँ पे 6 जो है ऑप्शन में नहीं है, 6 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे जो है 6 इसको कर लीजिएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम जो है थर्ड फेज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।